इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास कोई सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक H2O मॉलिक्यूल है, ये दूसरे H2O मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे याद रखें फोर्सेस दो तरह की, एक है मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड है, एक आप लोगों के पास दो सेपरेट मॉलिक्यूल हैं और उन सेपरेट मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड या जो उनमें जो बॉन्डिंग होती है उसके अलावा भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इस जो फोर्स ये जो फोर्सेस होती हैं इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दिया जाता है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे बात करें तो तीन मेन पॉइंट हैं जिनसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को केमिकल बॉन्ड से कंपेयर करते हैं। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर 25 टाइम वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 25 गुना कमजोर होती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है जो गैसियस स्टेट में मौजूद है, आप इसको एनर्जी देते हैं और इसमें मौजूद O और H बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं और इसके लिए जो आपको एनर्जी दरकार है वो 464 किलो जूल पर मोल है। यानी आपने इसमें केमिकल बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 464 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड की है। इसके मुकाबले में अगर आप एक लिक्विड एक आप लोगों के पास वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उस लिक्विड को आप गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आप एनर्जी देंगे बेटा वो जस्ट 19 किलो जूल पर मोल होगी। अगर आप 464 को 19 पे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के पास जवाब 25 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चूंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसके मुकाबले में अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती है। जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड फिजिकल स्टेट। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है या वीक है, तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत है या कमजोर है। अगर वो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट के अंदर है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांगेस्ट होंगी, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है, और अगर आप लोगों के पास वो गैसियस स्टेट में है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई वीक है या निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर हम हेलोजन की बात करें, जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजन बोला जाता है। इसमें ब्रोमीन आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और जो क्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इनमें जो सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो आयोडीन के अंदर होंगी, क्योंकि आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और जो सबसे कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है यहाँ पे इन तीनों में से वो क्लोरीन के अंदर है, जो कि गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी मटेरियल की फिजिकल स्टेट से हम जान सकते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है या वीक है। नंबर 3, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। देखिए अगर एक सब्सटेंस सेम स्टेट मतलब अगर आप दो सेपरेट सब्सटेंसेस या दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनमें से उस सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। इसी तरह से अगर दो सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं तो अब हम उनके बॉइलिंग पॉइंट से, चूंकि स्टेट तो सेम होगी उससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, अब हम डिसाइड करेंगे किससे, उसके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू से। अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका हाई होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी।
मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -85 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स में बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 3 टाइप्स आप लोग यहां पे देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्सेस और लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन फोर्सेस को कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस का नाम दिया जाता है। अगर आप इसमें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो जो सबसे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप मानी जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उससे कमजोर जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस है और सबसे कमजोर आप लोगों के पास जो है वो लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। ग्रेड 9 के अंदर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।